हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज के हम इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10th मैथ का। देखेंगे हम 3 महत्वपूर्ण प्रश्न जो 2024 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि आप ये 3 महत्वपूर्ण प्रश्न यदि कर जाते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका 8 नंबर पक्का हो जाएगा। तो आइए हम चलते हैं सबसे पहले नंबर सवाल पर। यहाँ पर देखिए, हमारा पहला नंबर सवाल कह रहा है दो संख्याओं का वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुनी है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमसे इस क्वेश्चन में दे दिया है कि दो संख्या है, मतलब कोई दो संख्या है, उसके वर्गों का अंतर हमें 180 दे दिया गया है। और जो छोटी संख्या है उसके वर्गों के बड़ी संख्या के 8 गुनी है। तो हमें दोनों संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे माना। यहाँ पर हम हल कर रहे हैं, यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले माना क्या लिखेंगे, दो संख्या। तो हमें दो संख्या कौन सी, हमें दो संख्या इसमें नहीं दिया है, हमें मालूम भी नहीं है। तो हम लिखेंगे माना पहली संख्या x है और तथा यहाँ पे लिख देंगे तथा दूसरी संख्या y है। ऐसे हम मानेंगे कि हमारी जो पहली संख्या है वह x है और तथा जो दूसरी संख्या है वह y है। इतना मान लिए। और हमसे इस क्वेश्चन में उसके बाद फिर से यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो हमें प्रश्न में क्या दिया गया है, कह रहा है दो संख्याओं का वर्गों का अंतर। तो हमारी पहली संख्या है x और दूसरी संख्या हमारी है y। तो y हो गया। और कह रहा है इसके वर्गों का अंतर। तो इन दोनों का वर्ग हम कर दे रहे हैं, इसका भी वर्ग, इसका भी वर्ग। और उसके बाद कह रहा है अंतर मतलब घटाने का। तो यहाँ पर घटाने का माइनस का चिन्ह लग जाएगा। इन दोनों का अंतर हमें कितना दे दिया है, 180। तो 180 हो जाएगा। इसे हम मानेंगे समीकरण नंबर 1। उसके बाद फिर से दूसरा में क्या दिया है, कह रहा है छोटी संख्या। हमारी जो छोटी संख्या है ये पहली है, ये बड़ी संख्या है, ये दूसरी है, ये छोटी संख्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुनी है। हमारी जो छोटी संख्या है वो y है। तो छोटी संख्या के वर्गों का, तो यहाँ पर वर्ग हो जाएगा। और जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या हमारी x है, तो यहाँ पर हो जाएगा x के संख्या से 8 गुनी ज्यादा है। तो यह इसमें हम 8 से गुणा कर देंगे और यहाँ पर बराबर के चिन्ह दे देंगे और इसे मानेंगे समीकरण नंबर 2। इतना हम कर लेंगे। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पर y स्क्वायर का मान हमारा यहाँ पर दे दिया है, इसमें हम भर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे y स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब हम y स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पर देखिए हम रख रहे हैं। तो हमारे पास है यहाँ पर है x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर की जगह पर हम क्या रखेंगे 8x। तो यहाँ पर हो जाएगा 8x और बराबर है, तो यहाँ बराबर 180। इतना हो गया। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इस 180 को इधर भेजेंगे। तो हमारे पास हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x बराबर हो जाएगा, माइनस हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर हो जाएगा 180 बराबर में हो जाएगा 0। इतना कर लेंगे। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड कैसे करेंगे,
तो फर्स्ट का सबसे लास्ट में गुणा करते हैं। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर एक है तो एक का 180 में गुणा करेंगे तो 180 आ गया। और हम ऐसा करें कि जोड़ने या घटाने पर माइनस का 8 आ जाए और गुणा करने पर 180 आ जाए। तो हम जानते हैं 18 थे 10 अठे 10 18 दहा में 180 होता है और 18 में से 10 हम घटा देंगे तो माइनस का हमारा 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस का हो जाएगा यहाँ पर 18x, यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 10x। 10x क्यों होगा? क्योंकि माइनस 18 में से 10 को घटा देंगे तो हमारे पास माइनस का 8x बचेगा। तो यहाँ पर उसीलिए यहाँ पर गया और इन दोनों का 18 से 10 में गुणा करेंगे तो 180 आ जाएगा। और यहाँ पर माइनस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस 180 बराबर में हो जाएगा 0। कितना हो जाएगा? अब हम इन दोनों में कॉमन लेंगे, इन दोनों में और इन दोनों में। तो इन दोनों में हमारा कॉमन क्या आ रहा है? x आ रहा है। x कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास एक x से एक x कटेगा तो 1x बचेगा, यहाँ पे x हो गया। और माइनस और यहाँ से x से x कटेगा तो 18 है तो 18 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस 10 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस 10। 10 से 10 कट गया, x बचा तो x यहाँ पर हो जाएगा। और माइनस प्लस माइनस माइनस होता है और 10 यहाँ 0 से 0 कट गया और 1 से 18 तो यहाँ पर हो जाएगा 18 और इधर हो जाएगा बराबर में 0। इतना कर लेंगे। अब हम उसके बाद क्या करेंगे, इसको और इसको ये दोनों हमारा बराबर आ गया तो एक कोष्ठ में इनको लिख लेंगे तो 18 x माइनस 18 एक कोष्ठ में और एक कोष्ठ में इसको लिखेंगे तो x प्लस 10, इसको एक कोष्ठ में लिख लेंगे बराबर में 0। अब हम इन 0 को दोनों के बराबर में 0 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 18 बराबर में 0 और इधर भी रखेंगे x प्लस 10 बराबर में 0। तो हमारा x का मान क्या आ गया? इधर आ गया 18 और इधर x का मान आ गया माइनस का 10। यहाँ पे माइनस का 10 आ गया। अब हम यहाँ से x का मान प्लस का 10 लेते हैं, माइनस का 10 नहीं ले, माइनस का प्लस वाला जो प्लस का साइन रहता है उसे हम लेते हैं, माइनस वाला साइन नहीं लेते हैं। तो हमारा x का मान आ गया 18 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस x का मान इस समीकरण में रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। यहाँ पर देखिए समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए समीकरण नंबर हम 2 में रख रहे हैं तो यहाँ पर हमारा क्या है, y स्क्वायर बराबर है 8x। तो यहाँ पर x के जगह पर रख देंगे 18 क्योंकि x का मान हमारे पास आ गया 18। तो यहाँ पर लिखेंगे y स्क्वायर बराबर है 8 गुणे x का मान कितना है 18, तो यहाँ पर हो जाएगा 18। इतना हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इनका गुणा करेंगे तो हो जाएगा y स्क्वायर बराबर हो जाएगा 8 टाइम 64 का 4 होता है 6 हासिल और 8 एकने 8 और 6 14 होता है तो यहाँ पर हो जाएगा 14। इतना हो गया। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इस स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो हमारे पास हो जाएगा y स्क्वायर, y बराबर हो जाएगा अंडर रूट 144। और हम जानते हैं 100 जो हमारा 44 है यह 12 का स्क्वायर होता है तो यहाँ पर हो जाएगा y बराबर हो जाएगा 12। और हमारा यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि पहली संख्या x माने थे तो x का मान हमारा कितना आ गया 18 है। और दूसरी संख्या y माने थे तो y का मान क्या आ गया 12, तो ये हो जाएगा 12 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट में जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा है। अब हम चलते हैं इसके दूसरे नंबर सवाल पर। ये देखिए दूसरा नंबर हमारा सवाल कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में संख्याओं 135 और 225 को ज्ञात कीजिए। हमें यूक्लिड विभाजन से एल्गोरिथम का प्रयोग करके ये संख्या जो दिया है इसको हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, वो होता है
ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। जो हमारा आर होता है यह आर वो 0 के बराबर होता है या 0 से बड़ा होता है, और यह आर होता है वो हमेशा बी से छोटा होता है, बी से हमेशा छोटा होता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं हमारा जो ए है, ए वो भाज्य होता है, यहाँ पर लिख रहे हैं भाज्य हमारा होता है, भाज्य होता है। और जो हमारा बी होता है वो हमारा होता है भाजक, तो ये हो जाएगा भाजक। और जो हमारा क्यू होता है, क्यू ये हमारा होता है भागफल, तो आप लिख रहे हैं भागफल। और ये हमारा जो आर होता है वो होता है शेषफल, तो आप लिख रहे हैं शेषफल, शेषफल होता है। और इतना हम आपको बता दिए। अब हम इसको हल कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा 225 है, 225 तो ये हो जाएगा 225, और इधर है हमारा है 135, तो ये हो जाएगा 135। इतना हो गया। अब हम यह हमारा होता है, ये जो हमारा ये 135 है, ये होता है हमारा भाज्य, भाजक होता है, ये भाज्य होता है। और ये हमारा जो है ये भागफल होता है, और जो हमारा शेषफल होता है वो नीचे आता है, तो ये हमारा हो जाएगा भाज्य, ये भाजक, ये भागफल, और जो हमारा नीचे आता है वो शेषफल होता है। तो हम क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, तो हमारा एक बार में जा रहा है, तो एक बार में हो जाएगा 135। अब हम कटाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 5 में से 5 के 0, यहाँ से घटा देते हैं, 0 हो जाएगा। और यहाँ पर 2 में से 3 नहीं जाएगा, तो 1 इसमें से हासिल लेंगे, तो ये हो जाएगा 12। 12 में से जब हम 3 घटाएंगे तो 9 बचेगा, और 1 में से 1 गया तो 0, तो यहाँ पर कट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये संख्या इससे हमारा छोटा आ गया है, जो हमारा ये जो शेषफल आया है इससे हमेशा हमारा शेषफल, यदि शेषफल हमारा इससे छोटा आ जाए तो हम फिर से इसको संख्या को उठाकर यहाँ पर रखते हैं, तो यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 135। और फिर से हम 135 से इसमें भाग देते हैं, तो 9 दूना 18, 180 आ जा रहा है, तो 180 से ज्यादा हो रहा है, तो एक ही बार में जाएगा भाग, तो हमारा तो एक बार में जाएगा, तो ये हो जाएगा 90। और 5 में से 0 घटाएंगे तो 5 ही आ जाएगा, और यहाँ पर 13 में से जब 9 घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4। इतना आ गया। अब हमारा शेषफल छोटा आ गया फिर से इससे भाज्य से, तो अब हम क्या करेंगे, इस भाज्य को यहाँ पर रखेंगे, तो यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा 90। अब हम 45 दूना 90 होता है, तो ये हो जाएगा 45 दूना 90। हमारा शेषफल आ गया 0। जब तक हमारा शेषफल 0 नहीं आता है तब तक हम इसको ऐसे ही कटाते रहेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस जो आया है ये इसी सूत्र पर बैठा देंगे, तो हमारे पास यहाँ पर हम यहाँ पर कर रहे हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं फर्स्ट, पहला हमारा है, इसको सबसे पहले ए है हमारा भाज्य होता है, तो यहाँ पर इस भाज्य हमारा है 225, तो ये हो जाएगा 225 बराबर होता है भाजक, तो भाजक है हमारा 135, तो 135 हो जाएगा। और गुणे में हो जाएगा भागफल, तो भागफल ये होता है, तो हमारा भागफल 1 हो जाएगा, और प्लस में हो जाएगा शेषफल, तो हमारा इसका शेषफल क्या आएगा 90, तो यहाँ पर हो जाएगा 90। इतना हो गया। अब यहाँ पर फिर से दूसरा हम करेंगे, तो दूसरा करेंगे, दूसरे में हमारा इसमें देखिए, तो इसमें हमारा 135 हो जाएगा, तो भाज्य हो जाएगा, तो 135 और बराबर में हो जाएगा भाजक, तो भाजक हमारा 90 है, तो 90 हो जाएगा। और गुणे में भागफल हमारा 1 है, तो 1 हो जाएगा, प्लस में शेषफल हमारा 45 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 45। इतना कर लिए। अब फिर से हम इसको क्या करें, तीसरे नंबर, तो तीसरा में हम देखेंगे यहाँ पर 90 है, तो यहाँ पर 90 हो जाएगा भाजक, भाज्य, और भाजक हमारा है 145, तो 45 हो जाएगा। और गुणे भागफल, भागफल हमारा 2 है, तो 2 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा शेषफल हमारा 0 है, तो 0 हो जाएगा। जब तक हमारा शेषफल 0 नहीं आ जाए तब तक हम इसे हल करते रहते हैं, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। और यही हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भी हो गया। अब हम चलते हैं इसके तीसरे नंबर सवाल पर। तीसरा नंबर हमारा सवाल कह रहा है, ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरण का युग्म 2x - 3y बराबर में 8, 4x - 6y = 9
संगत है या असंगत है। तो हमें इसमें ये समीकरण दे दिया है और इसमें कह रहा है ये संगत है या असंगत है। तो हमारी जो संगत कब आती है, जो संगत हमारी जो इसका समीकरण का संगत कब होता है, जब हमारा अद्वितीय हल हो और या अनंत हल हो, तब हमारा संगत हल होता है। तो यहाँ पर लिख रहे हैं जब अद्वितीय हल अद्वितीय हल होता है या अनेक हल होता है या अनंत हल होता है, तो जो उस समय हमारा जो केस बनता है वो हमारा होता है संगत बनता है। और असंगत कब बनता है, जब हमारा कोई हल नहीं होता है। तो यहाँ पे लिख रहे हैं कोई हल नहीं होता है। जब हमारा कोई हल नहीं होता है तो उस समय हमारा क्या बनता है, असंगत। और हमारा अद्वितीय हल क्या होता है, अद्वितीय हल का जो सूत्र होता है वो होता है A1/A2 बराबर नहीं होता है B1/B2 के। और जो हमारा अनेक हल होता है उसका जो हमारा सूत्र होता है वो होता है A1/A2 बराबर होता है B1/B2 के, बराबर होता है C1/C2 के। इतना हमारा होता है। और जब हमारा कोई हल नहीं होता है उस समय हमारा बनता है वो होता है A1/A2 बराबर होता है B1/B2 बराबर नहीं होता है C1/C2 के। यह हमारा बराबर नहीं होता है। तो हम इस समीकरण से ये जो हमारे दो समीकरण दिए है, पहला समीकरण ये है, दूसरा समीकरण ये है, तो इन दोनों से हम A, B और C का मान निकालेंगे। उसके बाद से हम इस मान में देखेंगे कि हमारा कौन कौन बराबर आ रहा है। तो यहाँ से हम समीकरण नंबर ये हमारे जो समीकरण दिया है यहाँ पर लिख रहे हैं। तो हमारा पहला समीकरण है 2x - 3y बराबर में 8। इसे मानेंगे समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 2 दिया है 4x - 6y = 9। इसे मानेंगे समीकरण नंबर 2। अब हम यहाँ से A1 का मान निकालेंगे और B2 A1 B1 C1 A2 B2 C2 का मान निकालेंगे। तो हमारा A1 यहाँ से A1 का मान निकलेगा। तो हमारे पास A1 का मान क्या है, ये x का गुणांक है, तो ये हो जाएगा 2। और B1 का मान हमारा क्या है, तो B1 का मान है -3, तो ये हो जाएगा -3। C1 का मान हमारे पास क्या है 8, तो ये हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब हम यहाँ से A2 का मान निकालेंगे। तो हमारे पास A2 का मान क्या है, ये होता है 4, तो ये हो जाएगा 4। और B2 का मान हमारे पास क्या है, तो B2 का मान है -6, तो ये हो जाएगा -6। और C2 का मान हमारे पास क्या है, C2 का मान हमारे पास है 9। ये हो गया। अब हम यहाँ से हमारे पास यहाँ पे लिखेंगे A1/A2। तो हमारे पास A1/A2 कितना है, A1 हमारे पास है 2 और A2 हमारे पास है 4, तो ये हो जाएगा 4। 2 का 2, 2 दूना 4, तो ये हो जाएगा 1/2। इतना आ गया। अब हम यहाँ से B1/B2, तो B1 हमारे पास B1 कितना है -3 और B2 कितना है -6, तो माइनस से माइनस कट गया और 3 1 3, 3 दूना 6, तो ये हमारे पास आ गया 1/2। अब हमारे पास है C1/C2। तो C1 कितना है 8 है और C2 कितना है 9 है, तो यह हो गया 9। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा A1/A2 है वो बराबर है B1/B2, बराबर नहीं है C1/C2 के। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं A1/A2 बराबर है B1/B2 के। और यहाँ पे देखिए बराबर नहीं है C1/C2 के। ऐसा हमारा कब होता है, जब हमारा कोई हल नहीं होता है और असंगत होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे
इसका इसका कोई हल नहीं है। यह अतः यह असंगत है। इतना ही हम लिख देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमसे ये क्वेश्चन में नहीं पूछा था कि इसके कितने हल होंगे, ये हमसे क्वेश्चन में नहीं पूछा था कि इसका एक हल होगा या दो या अनंत हल होगा या इसका कोई हल नहीं होगा। ये हमसे क्वेश्चन में नहीं पूछा था, बस हमसे ये पूछा था यह संगत है या असंगत है। तो ये हमारा जो है ये सवाल यह असंगत है। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में मुझे बताएं कि वीडियो कैसा लगा है। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में।